नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के अंतर्गत केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 6 को कहाँ तक पढ़ाए थे, कहाँ पर मैंने उसको फिनिश किया था, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको ये बताया था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था लेस एटेलिये प्रिंसिपल। तो लेस एटेलिये प्रिंसिपल क्या कहता है? लेस एटेलिये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, तो अगर टेम्परेचर, प्रेशर, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम जो कि स्टेज ऑफ कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों बराबर होते हैं। RF = RB होता है। अगर ऐसा हो तो दैट कंडीशन इज नोन एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं, कैटलिस्ट का प्रयोग करें, तो यह इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है और यह रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिधर ये जो चेंजेस आपने किए इसके इफेक्ट खत्म हो जाए, निरस्त हो जाए या समाप्त हो जाए। Equilibrium shifts in that direction towards which the effect of external changes will nullify. This is the Les Atelier principle. Les Atelier principle में मैंने बताया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनके लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ऐसा मैंने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था। मैंने प्रेशर के लिए ये बताया था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैस के मोलों की संख्या कम होगी। अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी। फिर उसके बाद मैंने कैटलिस्ट का प्रभाव बताया था लास्ट लेक्चर में। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, उसको अल्टर या चेंज नहीं करता, बल्कि इक्विलिब्रियम को थोड़ा फास्ट इस्टेब्लिश कर देता है, सूनर इस्टेब्लिश कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले टर्न पर मैंने ये डिस्कस किया था, लेकिन आज इसी के आगे जो लेस एटेलिये प्रिंसिपल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, 4th पॉइंट लेस एटेलिये प्रिंसिपल का कौन कौन से ऐसे इफेक्ट थे, कौन कौन से ऐसे कारक थे जो इक्विलिब्रियम स्टेज को प्रभावित कर रहे थे। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, आप 4th हेडिंग डाल दीजिए। 4th हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, EFFECT, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका डिस्कशन हम लोग इस हेडिंग के तहत करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। तो देखिए भाई, अगर हम मान लें कि A चेंज हो रहा है B में, लेट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, BA रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम स्टेज, साम्यावस्था में है, इन द इक्विलिब्रियम स्टेज साम्यावस्था में है। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ाएंगे, तो ये बताइए, अगर ये कोई रिएक्शन वेजल है, रिएक्शन वेजल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की संख्या बढ़ाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो पहला पॉइंट, अगर इसकी सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ reactant, the reaction will proceed
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहला पॉइंट मतलब अगर इसको हम ब्रैकेट बना के लिखना चाहें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, इसकी सांद्रता को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। लेकिन ये बताइए कि दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम घटाएं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम घटाएं, इसकी कंसंट्रेशन को कम करें, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट साइड में मूव करेगी। तो ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट equilibrium will shift towards backward direction, towards backward direction। तो भाई हम लोगों ने दो चीज पाया कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इंक्रीजिंग को स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, डिक्रीजिंग को यहाँ कर लीजिए, और इंक्रीजिंग के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए, और यहाँ पर डिक्रीजिंग के साथ में बैकवर्ड का को अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, तो अगर ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्शन करेंगे तो कौन ज़्यादा बनेगा? रिएक्टेंट। इसका मतलब कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is increased, if the concentration of product is increased, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी भाई? रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एरो का मतलब रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और फोर्थ पॉइंट पे, चौथे नंबर पे, तो आपने पहले नंबर पे क्या लिया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसकी कंसंट्रेशन आपने घटाई, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसकी कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। कैसे भाई? ये कोई रिएक्शन वेजल है, इस रिएक्शन वेजल में रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट को निकालते जाइए। प्रोडक्ट को जो बन रहा है इसमें इक्विलिब्रियम है, चूंकि ये क्लोज्ड वेजल में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती है, तो आप प्रोडक्ट को निकालते जा रहे हैं। तो जब आप निकालते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो उनको जगह मिल जाएगा प्रोडक्ट बनाने का। तो अगर आप प्रोडक्ट को हटाते जाएं तो रिएक्टेंट के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। मतलब इसकी कंसंट्रेशन को आप कम करते जाइए, निकालते जाने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन को आप कम करते जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर। इफ़ द concentration of product is decreased, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, मतलब ये कम हो गया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये देखिए आपके पास कंसंट्रेशन के इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ला-सार्टिल्ये प्रिंसिपल 4 इफेक्ट हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जो आपने लिखा है, इन्हीं चीज़ों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो शायद हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, चाहे कोई बच्चा ये पढ़े और चाहे इसको ये पढ़े। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या पढ़ा? इसी चीज़ को आर करके लिख सकता हूँ मैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज किया जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और सेकेंड पॉइंट पे अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड नंबर पे अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं
तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस सब चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी पॉइंट थे, आपके सेकंड पॉइंट ये था, ये सारे पॉइंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, या इन्हीं चीज़ों को मैंने इस टाइप से लिख दिया है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम किस तरफ प्रोसीड करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट कि इफ़ एनी ऑफ द स्पीसीज, नेक्स्ट पॉइंट इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इसी में फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट, इसी में जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना है कि इफ एनी ऑफ द स्पीसीज इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट देन इट्स एडिशन डज नॉट अल्टर द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि if any species is present in solid state या solid phase, in solid state या solid state, its addition does not alter its addition। अगर कोई भी स्पीसीज सॉलिड स्टेट में है तो अगर आप सोचें कि ज़्यादा सॉलिड मिला दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगी, तो इसका एडिशन रिएक्शन को आल्टर नहीं करेगा। तो कामा करके लिखिए, इट्स एडिशन विल नॉट alter the state of original equilibrium, EQUILIBRIUM। तो भाई इफ एनी स्पीसीज इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, अगर कोई भी स्पीसीज सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो आप चाहें कि उसमें हम सॉलिड स्टेट मिला दें और सॉलिड स्टेट मिला दें या कम कर दें तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर कोई पूछेगा कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो आपने ये सारे पॉइंट तो बता दिया, लेकिन अगर वो पूछे कि अगर कोई भी स्पीसीज सॉलिड स्टेट में है तो उस स्टेज में क्या होगा, तो आप बताएंगे कि सर इसका एडिशन इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करेगा। वही आपने लिखा है कि इट्स एडिशन विल नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। और इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट इफेक्ट है, वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ फोर्थ था, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम इनर्ट गैसेस, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसमें आप इनर्ट गैस मिला रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आज एक नए सिरे से पुनः पढ़िए कि किसी भी इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस का एडिशन दो स्टेज में किया जाता है। पहले स्टेज में कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के रिएक्शन मिक्सचर का, उनकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रख करके इनर्ट गैस ऐड करें तब क्या होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करें तो क्या होगा। तो इसका मतलब हमारे पास दो केसेस हैं। केस वन, इनर्ट गैस का एडिशन दो केस हैं। तो पहले नंबर पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले नंबर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में है, और दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर।
एक स्थिर दाब पर अगर इनर्ट गैस को ऐड किया जाए और कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो देखिए भाई, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा गया कि इनर्ट गैस का एडिशन किया जा रहा है किसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर किया जाए तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, याद रखिए, नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाए तो देयर इज सम इफेक्ट, देयर इज सम इफेक्ट, देयर इज सम इफेक्ट। तो यहाँ पर लिखिए कि देयर इज सम इफेक्ट, तो यहाँ पर लिखिए देयर इज सम इफेक्ट, देयर इज सम इफेक्ट ऑफ एडिशन। तो इसमें 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन विल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर डेल्टा एन 0 है तो देयर विल बी नो, वही जो हमने प्रेशर के टर्म, तो एट कांस्टेंट प्रेशर इसके 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी का मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट के, भाई डेल्टा एन जी क्या मैंने बताया था, डेल्टा एन जी मैंने बताया था प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, यही बताया था ना। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या ज़्यादा है और ये कम है, मतलब कि एनपी गैसियस इज ग्रेटर देन एनआर गैसियस, यही तो, तभी तो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 आएगा। अब प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाइए, तो एग्ज़ाम के में जब आप जाएंगे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए तो रिवाइज करने में आपको बहुत आसान रहेगा, बहुत कम टाइम में क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी, यदि गैस के जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल हैं वो 0 से कम है, तो रिएक्शन विल मूव, देखिए मैं एरो कैसे बना रहा हूँ भाई, एरो ऐसे बना रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर थर्ड नंबर पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, उस स्टेज में फिर से समझ लीजिए, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस स्टेज में जब हम इनर्ट गैस मिलाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो हमारी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव है कांस्टेंट प्रेशर पर तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगी जब हम इनर्ट गैस मिलाएंगे। और तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 तो नो इफेक्ट। अगर प्रोडक्ट गैस के मोलों की संख्या रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या बराबर है तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो देखिए भाई, हमने जो 5वां पॉइंट था लेसेटिली प्रिंसिपल का, पहले नंबर पे टेम्परेचर का प्रभाव इक्विलिब्रियम पर, दूसरे नंबर पे प्रेशर का प्रभाव इक्विलिब्रियम पर, तीसरे नंबर पे हमने कंसंट्रेशन का प्रभाव बताया, चौथे नंबर पे कैटलिस्ट का प्रभाव बताया, पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे कि किसी भी इक्विलिब्रियम पर ऐसी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो उसमें इनर्ट गैस का एडिशन किया जाए तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें इनर्ट गैस का एडिशन किया जाता है, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस का एडिशन किया जाता है तो वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होगा। तो उस प्रभाव को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर गैस के मोलों की संख्या पॉजिटिव है, उस स्टेज में आपने कांस्टेंट प्रेशर पर, उस इक्विलिब्रियम में आपने इनर्ट गैस जैसे हीलियम को आपने ऐड किया
जैसे हीलियम को आपने ऐड किया तो आप ये पाएंगे कि डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 होने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 तो रिएक्शन बैकवर्ड, देखिए एरो ध्यान दीजिएगा, मैंने बैकवर्ड कर दिया। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज। तो भाई इस टाइप से आप लोगों ने ये देखा कि कितने प्रभाव हैं और कैसे कैसे हम बारी बारी से उन लोगों को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट नेक्स्ट पॉइंट, और ये 6 पॉइंट है, या नई हेडिंग आप बना लीजिए, नई हेडिंग भी बना सकते हैं क्योंकि ला साटेलिए का ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ले साटेलिए प्रिंसिपल ऑन द चेंज ऑन द फिजिकल स्टेजेस ऑफ द मैटर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, एक हेडिंग डाल दीजिए, नई हेडिंग, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एमपीटी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कई बार आया है भाई इससे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मेटल है, कोई भी मटेरियल है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको डिस्कस करना है इस हेडिंग के तहत। तो पहले नंबर पे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के सॉलिड हैं। पहले सॉलिड वो कि जिनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, मतलब अगर वो मेल्ट होते हैं, हमारे पास 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। एक ऐसे सॉलिड होते हैं कि जब वो मेल्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम घटता है, जैसे क्वार्ट्ज है, जैसे आइस है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड है, Mg3N2, कार्बोरंडम है, ये सब ऐसे सॉलिड हैं कि जब ये मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं तो इनका वॉल्यूम घटता है। तो उस केस में इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे सॉलिड, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, देखिए यहीं पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पर आपसे प्रश्न बन सकता है। क्यों? अगर बच्चा दोनों कैटेगरी को अलग अलग करके अपने दिमाग में सेट नहीं किया तो कंफ्यूज कर जाएगा कि किसके लिए पूछ रहा है, किस टाइप के सॉलिड पर मेल्टिंग पॉइंट का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पर पूछा जा रहा है। इसको अपने दिमाग में कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा। तो हम सॉलिड को 2 टाइप में बांट रहे हैं, ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होने पर जिनका वॉल्यूम घटता है, दूसरे नंबर पे ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होने पर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। दोनों को एक लाइन से डिवाइड कर देंगे और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 प्रकार के सॉलिड हमारे पास होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, 2 प्रकार के सॉलिड हमारे पास हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो भाई देखिए, हम धीरे धीरे दोनों को डिस्कस करेंगे और बहुत इत्मीनान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले नंबर पर वो सॉलिड, फर्स्ट नंबर पे सॉलिड्स हुज वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। तो सॉलिड्स हुज, पहले नंबर पे सॉलिड्स हुज वॉल्यूम डिक्रीजेस, solids whose volume decreases, solids whose volume decreases on melting। ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम मेल्ट होने पर घटता है, इनका एग्जाम्पल, मतलब कहने का कि ये सॉलिड यहाँ लार्ज वॉल्यूम था, यहाँ लार्ज वॉल्यूम है, और यहाँ पर जब ये मेल्ट हो गए तो उस समय वॉल्यूम क्या हुआ, घट गया।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, और यहाँ लार्ज वॉल्यूम तो यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। तो भाई पहले कैटेगरी ये है कि सॉलिड लार्ज वॉल्यूम और दूसरे नंबर पे स्मॉल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम घट जाता है, लोअर वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ लार्जर वॉल्यूम, यहाँ लोअर वॉल्यूम, लोअर कर लीजिए, यहाँ लार्जर वॉल्यूम और यहाँ लोअर वॉल्यूम। तो इसका एग्जाम्पल इसका बताइए। पहले नंबर पे एग्जाम्पल आइस, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कई बार पूछा गया है। आइस जब पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। नीट का प्रश्न है, नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है कि आइस जब पिघलती है, मेल्ट होती है तो वॉल्यूम क्या करता है, आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसे लिख लीजिए कहीं। फिर दूसरे नंबर पे कार्बोरंडम या क्वार्ट्ज भी इसी कैटेगरी का है। फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 भी इसी कैटेगरी का है। Mg3N2 एक में है मैग्नीशियम नाइट्राइड, या और मैं पास लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन हो रहा। फिर कार्बोरंडम आइस है, क्वार्ट्ज है, Mg3N2 है, कार्बोरंडम है, और इसके अलावा डायमंड भी है इसी कैटेगरी का। डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड जो आप सुने होंगे, डायमंड। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो यहाँ ये पाया गया कि जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे, मतलब लार्जर वॉल्यूम इज कन्वर्टेड इनटू लोअर वॉल्यूम, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर दिस इक्विलिब्रियम इज फैसिलिटेटेड। प्रेशर बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड, अरे भाई कोई आइस है उस पर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी ना। तो इसका मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉलिड्स हैविंग लार्जर वॉल्यूम विल मेल्ट इनटू लिक्विड हैविंग लोअर वॉल्यूम। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये विल बी फैसिलिटेटेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर यह इक्विलिब्रियम राइट साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो कि जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो हाई प्रेशर, इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पर यह इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगी। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, तभी तो ये जल्दी से इधर जाएगा ना। तो इसका मतलब प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट में क्या संबंध होगा, इनवर्स का। तो ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होकर के लिक्विड देते हैं और उनका वॉल्यूम अगर घट जाता है तो उसके लिए प्रेशर बढ़ाने पर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर। तो प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। इसी चीज़ को हम लोगों को लिखना है यहाँ पर कि ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर दिस इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम इज फैसिलिटेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डिक्रीज्ड। यही चीज़ नोट करके हम लोगों को लिखना है। अगर आप लोग लिख चुके हों तो मैं इसको इरेज करके इसके एग्जाम्पल को और यहीं पर लिख देता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ पर लिखिए कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर दिस इक्विलिब्रियम is facilitated, this equilibrium is facilitated towards right direction. This equilibrium is facilitated towards right direction, very important, towards right direction. This equilibrium is facilitated, this equilibrium is facilitated towards right direction, और melting point is decreased। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं thus melting point is decreased, thus melting point is decreased, thus melting point is decreased on increasing the pressure।
on increasing the pressure, on increasing the pressure, thus melting point is decreased on increasing the pressure. तो R करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मूला कि प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट में क्या संबंध है भाई। ऐसे सॉलिड के लिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MPT मेल्टिंग पॉइंट, MPT मेल्टिंग पॉइंट, MPT मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसे सॉलिड नोट करके लिखिएगा, ऐसे जैसे मैंने लिखा है, ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है मेल्ट होने पर, उनके लिए प्रेशर बढ़ाने पर वो ज़्यादा मेल्ट होंगे, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर घटेगा। बस इतनी बातों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होने पर वॉल्यूम घटा देते हैं या जिनके मेल्ट होने पर वॉल्यूम घट जाता है, उनका एग्जाम्पल आइस है, उनका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज है, कार्बोरंडम है, डायमंड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड है। ये सब ऐसे सॉलिड हैं कि जब मेल्ट होते हैं तो इनका वॉल्यूम घट जाता है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट होंगे, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MPT। दिस इज द, यही आपका कंक्लूजन है जो हमने डिस्कशन किया, दिस इज द कंक्लूजन। तो प्रेशर, इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसके नीचे लिखिएगा, आपके पास जगह होगी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजन कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MPT मेल्टिंग पॉइंट। और किसके लिए, ये किसके लिए, सॉलिड्स लार्ज वॉल्यूम, ये चेंज हो रहा है लार्ज वॉल्यूम और ये चेंज हो रहा है लिक्विड लोअर वॉल्यूम। इसके लिए ये सही है, इसको बना लीजिएगा इस तरीके से। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नीट और जेई का बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न किया गया है। तो दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे मैंने डिस्कस किया ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होने पर वॉल्यूम घटा देते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होने पर जिनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेज डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स हुज वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ पर लिखिए सॉलिड्स, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में सॉलिड्स हुज वॉल्यूम, सॉलिड्स हुज वॉल्यूम इंक्रीजेस, सॉलिड्स हुज वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। सॉलिड्स हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। इसका एग्जाम्पल में आयरन है, कापर, Cu, Ag है, Au है। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिनमें सॉलिड जिसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मतलब ये लोअर वॉल्यूम और इक्विलिब्रियम कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और यहाँ पर लिखिए लार्जर वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ लोअर वॉल्यूम और यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है लार्जर वॉल्यूम में। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो हमने वहाँ बताया था कि प्रेशर बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम कठिन हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज डिफिकल्ट। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज डिफिकल्ट, कठिन है। द प्रोसेस ऑफ ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। एट हाई प्रेशर दस मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स हाई, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज डिफिकल्ट। प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर जब आप बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो उस समय मेल्टिंग डिफिकल्ट होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि एट हाई प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट्स बिकम्स हाई। तो यहाँ पर आर करके लिखिए, यहाँ पे आर करके लिख लीजिए, आर करके लिखिए कि एट हाई प्रेशर the melting point becomes very high. The melting point becomes very high. The melting points become very high. At high pressure the melting point becomes very high. तो ये बताइए हाई प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एट हाई प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स हाई। इसका मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो यहीं पर आप लिख सकते हैं कि प्रेशर PRESSURE प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट MPT। किसके लिए? ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है मेल्ट होने पर, उनके लिए आपने पाया कि प्रेशर PRESSURE प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन कि ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है मेल्ट होने पर, आयरन है, कापर है, Ag है और EU इनके एग्जाम्पल है, तो उसमें आपने ये पाया कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग बिकम्स वेरी हाई, उनकी मेल्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंक्लूजन स्वरूप मैंने आपको बता दिया दो बातें कि ऐसे सॉलिड, फिर से मैं बता रहा हूँ, बात को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हमारे पास सॉलिड दो टाइप के, एक ऐसे सॉलिड होते हैं कि जिनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, घटता है मेल्ट होने पर, जैसे आइस है। तो उनके लिए आपने पाया कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फैसिलिटेट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। लेकिन ऐसे सॉलिड जिनके मेल्ट होने पर वॉल्यूम बढ़ता है, आयरन, कापर, Ag, AU इसके उदाहरण है, उसके एग्जाम्पल हैं, वहाँ आपने पाया कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। हाई प्रेशर पर उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो इसका मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो समरी हम लिख दें, जो आपने लिखा उसी की समरी फाइनली ये है। फाइनली समरी आपने यही लिखा कि ऐसे सॉलिड, या दो बॉक्स बना लीजिए, ऐसे सॉलिड ये इनका वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, लार्ज वॉल्यूम ये कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड्स लार्जर वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिक्विड स्मॉलर या लोअर वॉल्यूम। तो ऐसे केस के लिए आपने क्या पाया, ऐसे केस के लिए आपने पाया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। और इसी के नीचे आप एक बॉक्स बना के लिखिए, यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स सॉलिड, यहाँ पर लोअर वॉल्यूम, ये चेंज हो रहा है लिक्विड में, ये फिर लार्जर वॉल्यूम, उसी का जस्ट अपोजिट। इसके लिए आपने क्या पाया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MPT। ये दोनों बॉक्स आपको रिवीजन में बहुत काम देंगे। जब आप नीट और जेईई का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इन बॉक्सेस को आप देख के जाइएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनका लार्जर वॉल्यूम होता है, जब वो मेल्ट हो, लोअर वॉल्यूम दें, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर सॉलिड लोअर वॉल्यूम का है, मेल्ट होने पर लिक्विड लार्जर वॉल्यूम का दे रहा है, ये L है, LARGER लार्जर वॉल्यूम, LARGER लार्जर वॉल्यूम का है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। और इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस हेडिंग डाल दीजिए।
हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। भाई मैं समझता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग solubility of substances, SOLUBILITY, solubility of substances, solubility of substances, solubility of substances। तो भाई हम लोग अपने नेचुरल लाइफ में भी ये देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो या तो ठंडा हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो गर्म हो जाते हैं। जैसे चीनी है, जैसे चीनी है। अब चीनी को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो हम क्या पाते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर हम चूने को, लाइम को वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारा पूरा वेसल गर्म हो जाता है। पहले केस में इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई, दूसरे केस में हीट इवाल्व हुई। तो पहले केस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें शोषी है। दूसरे केस में जिसमें हीट निकल रही है, जिसमें हमने लाइम को वाटर में डिसॉल्व किया है, ऐसे केस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, उसमें छेपी अपक्रियाएं कहेंगे। तो इसका मतलब कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पे अगर हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करें, कोई भी सॉलिड है, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में। ये देखिए यहाँ पर रखा है हमने प्रॉपर सॉल्वेंट, और इस सॉलिड को हमने इसमें डिसॉल्व किया। इसमें हमने डिसॉल्व किया, इसमें डिसॉल्व किया। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो जा रही, क्या हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि ये सोल्यूशन क्या हो गया, कूल, ठंडा हो गया, तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, मतलब उष्माशोषी, उसमें ऊष्मा अवशोषित हो गई। अगर हम सॉलिड को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, ये सॉलिड आ रहा है, इसमें डिसॉल्व हो रहा है और ये ठंडा हो जा रहा है, कूल हो जा रहा है आफ्टर डिसोल्यूशन, तो हम कहेंगे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और यह क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एग्जाम्पल शुगर, एग्जाम्पल इसका शुगर इन वाटर। अगर चीनी को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। चलिए भाई बता दीजिए, मैंने पढ़ाया था, शुगर का फार्मूला बता दीजिए जल्दी से। शुगर का सुक्रोज C12H22O11, यही सुक्रोज है, केन शुगर भी कहते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल यूरिया इन वाटर। अगर यूरिया को पानी में घोल दीजिए तो आपका सोल्यूशन ठंडा हो जाता है। यूरिया का फार्मूला बताइए, NH2CONH2, दिस इज द यूरिया, NH2CONH2, दिस इज द यूरिया। ओके, लिख लीजिए। जिन बच्चों को ना पता हो, शर्माने की बात नहीं है भाई कि हमारे बगल वाला नहीं लिख रहा है तो हम क्यों लिखें। तो NH2CONH2 यूरिया, ये डाइएमाइड है। चूंकि ये कार्बोनिक एसिड से 2 OH को हटा के 2 NH2 लगा के बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है डाइएमाइड। तो यूरिया को पानी में घोला जाए, शुगर को पानी में घोला जाए तो ये कहलाता है एंडोथर्मिक। लेकिन दूसरे ऐसे एग्जाम्पल आप जानते होंगे, जैसे लाइम, दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है, यहां पर मैंने क्या ले लिया, लाइम, और हमने क्या, किसको डिसॉल्व किया, वाटर में। या सब्सटेंस आप ले रहे हैं तो सब्सटेंस ले लीजिए, एग्जाम्पल में हम लोग लिखवा देंगे सब्सटेंस या सॉलिड। इसको आपने इसमें डिसॉल्व किया, इसमें आपने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद ये आपने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद अगर हीट इससे निकल रही है, ये डिसॉल्व करने के बाद हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है, हीट है सब, तो हीट इज इवॉल्व्ड। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे भाई, एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, एंडोथर्मिक का मतलब उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक का मतलब उष्माक्षेपी। तो
इसका एग्जाम्पल बताइए, लाइम इन वाटर, लाइम इन वाटर, चूने को अगर पानी में घोल दिया जाए तो एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होती है लाइम इन वाटर। तो देखिए, जब हीट एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब हीट इवाल्व हो तो उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस के लिए जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहीं पर लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट है कि कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, कोई एंडोथर्मिक प्रक्रिया हो रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या कहोगे भाई, अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड घुलता चला जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है एंडोथर्मिक का और ये है एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक। नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर ऐसे सॉलिड हैं जिनको डिज़ोल्व किया जाए, जिनको डिज़ोल्व किया जाए, तो अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक, अगर हीट इवाल्व होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। तो हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वहाँ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशन में होती है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर द एक्सोथर्मिक। तो इस तरीके से अब हेडिंग नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, मतलब कि कोई भी लिक्विड है, ये कोई भी लिक्विड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ये कोई वेजल है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड इसमें कोई फिलअप है, या लाइक QUID, ये लिक्विड है, इसमें कोई भी गैस डिजॉल्व हो रही है, ये कोई भी गैस डिजॉल्व हो रही है, कोई भी गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है, तो ये पाया जाता है कि इफ़ ए गैस इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड देन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो उस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, तो व्हेन ए गैस इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। इसी चीज़ को एक लाइन में लिखना है नोट करके, क्योंकि जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो हमारे दिमाग में रहती हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, यहीं पर नोट करके लिखिए, व्हेन ए गैस इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड, व्हेन ए गैस इज dissolved, when a gas is dissolved in a liquid, then there is decrease, then there is decrease in volume. Very important note, if a gas is dissolved तो decrease in volume underline कर लीजिए। इसका मतलब, और ऐसे केसेस के लिए ये पाया गया कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ये गैस है इसमें डिजॉल्व हो रही है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस इसमें डिजॉल्व होगी। तो अमाउंट ऑफ गैस, जो कि हेनरी लॉ भी कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो m इज द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड
और m इज इक्वल टू KP। यही हेनरी लॉ था, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि किसी भी गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, अगर कोई भी वेजल है इसमें लिक्विड भरा हुआ है और गैस हम इसमें घोल रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस इसमें डिजॉल्व होगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आप लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस is directly proportional to pressure. Dissolution of a gas is directly proportional to pressure of gas। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हेनरी लॉ को जन्म देता है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेनरी लॉ को यही जन्म देता है। डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड में फाइनली हम लोगों ने ये पाया कि जब कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो उसका वॉल्यूम घटता है, और जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के ऊपर तो ये गैस उस लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा घुलने का प्रयास करती है और घुल जाती है। लेकिन अब बारी है, अब समय है कुछ क्वेश्चन करने का। चलिए, जो भी हमने पढ़ाया लेसेटिलिए से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा कि क्या होगा। तो फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको रिएक्शन दिया N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस। हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाने का है मेथड, और डेल्टा H की वैल्यू दे रहा है -92, डेल्टा H की वैल्यू -92 किलो कैलोरी। डेल्टा H इज इक्वल टू -92 किलो कैलोरी, डेल्टा H इज इक्वल टू -92 किलो जूल। देखिए भाई, मैंने आपको तरीका बताया है। यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू अगर निगेटिव है तो यहाँ आके ऐड होगी तो प्लस में होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसके लिए कह रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, what is the effect of temperature, pressure and concentration, what is the effect of temperature, pressure and concentration on the equilibrium। यह कोई रिएक्शन है। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 चेंज होकर बना रहा है ट्वाइस अमोनिया। डेल्टा H की वैल्यू -92 किलो जूल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम। तो देखिए भाई, इसका सोल्यूशन देखिए। आपके पास रिएक्शन जो दी गई है वो ये है, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया गैसियस। डेल्टा H की वैल्यू दे रहा है -92 किलो जूल। तो अगर डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है तो मैंने बताया था कन्वेंशन कि ये यहाँ प्लस हो जाएगा, तो R करके आप लिख सकते हैं N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया गैसियस, और यहाँ पर आप प्लस करके लिखिए 92 किलो जूल। तो देखिए भाई, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम प्रमोटर होता है, अमोनिया बनता है और 92 किलो जूल हीट निकलती है। इसका मतलब कि यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। यह प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सोथर्मिक है। तो ये बताइए सबसे पहले नंबर पे टेम्परेचर का इफेक्ट, फर्स्ट नंबर पे। तो लासातेलिए प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर टेम्परेचर का प्रभाव निरस्त हो जाए या वाइनिश हो जाए। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो रिएक्शन इधर देखिए, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हीट निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी? नहीं, इधर तो खुद ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इधर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर हीट निकल रही है, तो इधर हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, घटा दें, टेम्परेचर को कम कर दें, तो टेम्परेचर कम कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हमको मिल जाएगा। तो टेम्परेचर लो रखा जाए। क्यों? टेम्परेचर कम रखने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो टेम्परेचर हमने कम किया तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हीट निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वो जो कमी हो रही है वो इसके बढ़ने से नलीफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया अगर पाना है तो हम टेम्परेचर को क्या रखें? लो टेम्परेचर। इस इक्विलिब्रियम के लिए लो टेम्परेचर। सेकेंड नंबर पे प्रेशर का क्या प्रभाव होता है? प्रेशर का प्रभाव ये होता है कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस दिशा में ले जाता है जिधर प्रेशर का प्रभाव कम हो जाए। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया चाहिए। इधर अमोनिया के मोलों की संख्या 2 है, इधर अमोनिया के मोलों की संख्या, इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिला के 4 हैं, ये 3 और ये 1 4। तो इधर गैस के मोलों की संख्या 2, इधर गैस के मोलों की संख्या 1। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिधर प्रेशर कम हो, जिधर गैस के मोलों की संख्या कम हो। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो क्या इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में आएगी? तो इधर 4 गैस के मॉलिक्यूल हैं, मोल्स हैं, और यहाँ पर अमोनिया के 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जिधर प्रेशर कम हो, गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करती है जिधर प्रेशर कम होता है। तो देखिए इधर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम है तो प्रेशर कम होगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हमको मिलेगी। तो प्रेशर क्या रखा जाए? हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर कई बार पूछा गया है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। थर्ड नंबर पे अगर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हमको मिलेगी। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अगर रखा जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर लो हो, इस रिएक्शन के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने प्रेशर हाई हो। अगर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर, high pressure and high concentration of nitrogen hydrogen will proceed the reaction in forward direction so that most of the ammonia, maximum amount of ammonia is obtained. So this is the conditions according to law Chatellier principle, Les Chatellier principle, low temperature, high pressure, high concentration of nitrogen and hydrogen. ये नीट में आया हुआ है, कई बार यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जेई में भी एक आध बार पूछा गया है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ये तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हाइबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया जा रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रिएक्शन which is, next question, we identify the reaction which is not affected by increase in pressure. लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रिएक्शन which is, identify the reaction which is not affected by, which is not affected by the increase in pressure, by the increase in pressure। देखिए गलती यही होती है बच्चे से
वो अफेक्टेड देख लेता नॉट, तो इसलिए जहां पर ये डाउट हो तुरंत सर्किल कर लीजिए। जैसे आप प्रश्न पढ़िए कंपटीशन में, तुरंत जहां पर नॉट है, जहां पर विल नॉट गिव है, वहां तुरंत टिक कर लीजिए, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उस सर्किल पर आपका दिमाग रहेगा कि हमको नॉट वाला बताना है, हमको नहीं वाला बताना है। ओके, हमको नहीं वाला बताना है। तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। तो देखिए पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ये बताना है कि N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस ये चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया गैसियस। दूसरे नंबर पे N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस चेंज होके बना रहा है ट्वाइस NO गैसियस। तीसरे नंबर पे PCl5 गैसियस चेंज होके बना रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। और 5वें नंबर पे कोई एक रिएक्शन लिख दीजिए, जैसे इसको लिख दीजिए PCl3 प्लस Cl2 चेंज होके बना रहा है PCl5, PCl3 चेंज होके बना रहा है Cl2, PCl3 प्लस Cl2 प्लस, या फोर्थ कर दीजिए नन, फोर्थ कर दीजिए नन, ये सबसे अच्छा नन। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में देख के आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। आप ऐसी रिएक्शन को बताइए कि जो प्रेशर का प्रभाव जिस पर ना पड़े। तो चलिए भाई, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, यहाँ पर टोटल गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 3 और 1 4 है। तो गैस के मॉलिक्यूल की संख्या में परिवर्तन है, इसका मतलब इसमें प्रेशर का प्रभाव पड़ेगा। नीचे चले, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 1 है, और यहाँ पर क्या है 1 1 मिला के कितना हुआ 2। तो इधर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 2, इधर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 2, तो चेंज कितना 0 का। और यहाँ पर देखिए गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 1, यहाँ पर 1, तो टोटल मिला के 2। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 1, तो यहाँ पर भी चेंज है। प्रेशर का इफेक्ट तभी नहीं पड़ता है जब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0, तभी तो कहते थे ना कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following reactions, in which of the following reactions, in which following reactions, in which of the following reactions, in which of the following reactions, which will be favored by, which will be favored by high pressure। हम आपको 4 रिएक्शन दे रहे हैं, उन रिएक्शन में आपको बताना है कि हाई प्रेशर के द्वारा कौन सा प्रभावित होगा। H2 गैसियस चेंज होकर बना रहा है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ये चेंज होकर बना रहा है ट्वाइस HI गैसियस। सेकेंड नंबर पे PCl5 टूट के दे रहा है PCl3 और Cl2 गैसियस। फिर थर्ड नंबर पे N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस चेंज होकर बना रहा है ट्वाइस अमोनिया गैसियस।
फिर फोर्थ नंबर पे थर्ड था N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया, ट्वाइस NO गैसियस। N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस चेंज होके बना रहा है ट्वाइस। देखिए भाई, विच विल बी फेवर्ड बाई हाई प्रेशर, ऐसी रिएक्शन जो हाई प्रेशर के द्वारा फेवर की जाए, मतलब प्रेशर हाई करने पर वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो मैंने क्या बताया कि प्रेशर हाई करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर प्रेशर का प्रभाव निरस्त हो जाए, जिधर प्रेशर कम हो जाए, जिधर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाए, तभी तो कम प्रेशर होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या 2 है, रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या 1 और यहाँ पर क्या है 1, 1 और 1 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन की वैल्यू क्या हुआ 0, तो इस पर कोई भी प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या 2 है, रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या 1 है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन देखना है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। फिर तीसरे नंबर पे आए, यहाँ पर प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल की संख्या, प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, रिएक्टेंट में गैस के मॉलिक्यूल की संख्या 3 है, यहाँ पर गैस की मॉलिक्यूल की संख्या 1 है। तो प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या कम है, रिएक्टेंट में ज़्यादा है, तो प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर प्रेशर क्या है कम हो रहा है, जिधर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम है, जिससे कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो हाई प्रेशर करने पर यहाँ प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए जिधर प्रेशर कम हो, जिधर गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो। तो गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम इधर हो रही है, तो रिएक्शन यही है जो फेवर की जाएगी हाई प्रेशर के द्वारा। तो एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए N2 के गैस के मोलों की संख्या 1, यहाँ पर O2 1, टोटल यहाँ पर 2 और रिएक्टेंट में कितने 2, तो प्रोडक्ट में टोटल गैस के मॉलिक्यूल 2 हैं, रिएक्टेंट में भी गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट मान लीजिए इसमें प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि 4 रिएक्शन दी गई हैं, इन रिएक्शन में आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन हाई प्रेशर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो आपने एक एक रिएक्शन को बारी बारी से ऑब्जर्व किया और आपने पाया कि थर्ड रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट के गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम है, जिससे कम प्रेशर एग्जर्ट होगा, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेसेटिलिये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर प्रेशर कम हो। प्रेशर कम तभी होगा जब गैस के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो। तो थर्ड रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या 2 है और रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इज 4। देयरफॉर वी कैन से दैट रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हियर लेसेटिलिये प्रिंसिपल इज करेक्ट फॉर द थर्ड ऑप्शन। तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। आज मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। लेकिन समाप्त करने से पहले हम आज क्या क्या डिस्कस किए आप लोगों के साथ एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? हम लोगों ने स्टार्टिंग ये किया था कि लेसेटिलिये प्रिंसिपल के कई इफेक्ट हैं। तो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग किया प्रेशर का इफेक्ट कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, घटाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। ऐसे सॉलिड जिनका वॉल्यूम घटे मेल्ट होने पर, उनके लिए प्रेशर बढ़ाने पर उनका मेल्टिंग तो घटेगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रेशर बढ़ाने पर उनका प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग तो बढ़ेगा, वो ज़्यादा पिघलेंगे। ऐसे सॉलिड जिनके मेल्ट होने पर वॉल्यूम घटता है, उनके लिए अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो जल्दी पिघलेंगे लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। हजारों बार यह प्रश्न नीट में पूछा गया है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर घटेगा कि बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। इसी के जस्ट अपोजिट ऐसे सॉलिड जो मेल्ट होने पर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं,
तो ऐसे सॉलिड के लिए प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन में थे। फिर मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको कुछ प्रश्न कराए, उसमें प्रेशर का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव लैसेटिली प्रिंसिपल से आपने किया। आप खूब प्रश्न करिएगा, जहाँ से भी आपको मिले IIT JEE नीट की बुक से, पुराने साल के पेपर से खूब इसको पढ़िएगा। और 2-3 चीज़ें इसमें और बची हुई, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार।